ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कल हमने देखे जो कमेंट सेक्शन में आप सबने किए हैं। लगभग 50 प्लस के आसपास कमेंट्स थे जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं। और अगर कुछ पार्ट 1 पार्ट 2 कर ये आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो पार्ट 1 के एंडिंग के बाद हम एक बार जाकर चेक करेंगे कि क्या कुछ क्वेश्चंस और बढ़ गए हैं। अगर बढ़ गए होंगे तो उनको पार्ट 2 में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो हमने 2 पार्ट्स में इस बार किए ताकि वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट रहे और अलग अलग वीडियोज़ के जरिए आप अपने फ्री टाइम में इस वीडियोज़ के आंसर्स को सुन सकें। तो शुरुआत करते हैं सीधे टाइम बिल्कुल ना वेस्ट करते हुए। आज ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस को हमने पुट ऑन किए, फिर पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स हम देंगे। शुरुआत सबसे पहले करेंगे, जो सबसे पहला कमेंट था वहाँ पर हम बात करें प्रतीक्षा पौड़ेल या इनका ये क्वेश्चन था कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ नेपाल इन योर पर्सपेक्टिव, अगेन हाउ किशोर महातो एज वेल एज गुलशन कैन ऐड एक्स्ट्रा पेस इन देयर बॉलिंग अटैक। यानी उनका दो सवाल थे एक ही में। तो जहाँ तक बात है आपकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, इसे बहुत बेहतर तरीके से समझाना होगा। जी हाँ। क्योंकि अब ये नहीं कि हाँ कुछ भी कर लो बना लो बात अलग, हमने इसमें पहले एक्सपर्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, लेकिन इसे एक डिटेल तरीके से समझाना होगा कि कौन से लेवल से किस लेवल तक का किस तरीके का डोमेस्टिक क्रिकेट आपको करना होगा, किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कब होना चाहिए, कौन से महीने में, क्या महीने में, किस वक्त बेहतर रहेगा, किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर इंप्लीमेंट करनी चाहिए, इसको लेकर एक डिटेल वीडियो बनाना ज़रूरी होगा। इसे एक वीडियो में करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि कल आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, उसमें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन आपका जो ये वाला सवाल है कि किशोर महातो और गुलशन झा एक्स्ट्रा पेस अपनी बॉलिंग में कैसे ऐड कर सकते हैं, इसका जवाब अभी के अभी आप जरूर दीजिए। नहीं ज़रूर। देखिए, अगर आप बात करेंगे एक्स्ट्रा पेस की तो यहाँ पर सीधी सी बात आ जाती है कि फिटनेस लेवल भी उतनी होनी चाहिए, उस लेवल की फिटनेस होनी चाहिए। फिटनेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बॉडी बढ़ाएं। सब लोगों को आम तरीक़ों पर यही लगता है कि आप बॉडी बढ़ाइए, अपने आर्म्स को मजबूत करिए और अपने फौलाद बन जाइए तो आपकी बॉडी बन जाएगी। नहीं, क्रिकेट में दूसरी चीज़ होती है बॉडी बनाना। स्टैमिना होना चाहिए, फिटनेस का लेवल होना चाहिए, कितनी देर तक आप कंटिन्यूसली बॉलिंग करा सकते हैं, स्पेल करा सकते हैं। इस चीज़ सबसे पहली चीज़ है अपने आप को तैयार करना एक स्पीड बढ़ाने के लिए। और दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि आप अपना रिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा है, जितना ज़्यादा आप रिस्ट का इस्तेमाल करेंगे उतना फ़ायदा आपको होगा। आपका रनर अप के लिए क्या करना होगा, आपको स्प्रिंट लगानी होगी। स्प्रिंट से मेरा मतलब है 100 मीटर की तेज़ दौड़ लगानी होगी। जितने कम स्पीड में आप 100 मीटर कंप्लीट कर पाए सेकंड्स में, उतना बेहतर होगा, उतना बेहतर। तो ये सब फिटनेस में आ जाता है। फिटनेस कोच अगर आपके पास है उनसे जाकर कहिए, बॉलिंग कोच अगर आपके पास है तो वो ये सब चीज़ें कराएंगे। जब आपका पैर लैंड करता है तो सामने वाला जो पैर है, जो आपका लेफ्ट फुट है, माफ़ कीजिएगा, वो सीधा बैट्समैन की तरफ फेस होना चाहिए उसका। अगर आपको अपनी स्पीड को हाई करना है तो बहुत मदद देगा। जब आप बॉलिंग कराते हुए दौड़ रहे हैं तो दोनों हाथ आपके फ्लो हो रहे हैं या नहीं, तो उससे भी आपको रिदम बनाने में बहुत आसानी मिलती है। जितने फास्ट बॉलर्स को भी आप देखेंगे, अमूमन आपको देखने को मिलेगा कि उनके दोनों हैंड काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहे हैं। अगर आप एक हाथ को बांध कर चलेंगे कि हाँ मैं सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल ऐसे करके दौड़ूंगा, नहीं हो पाएगा। जितना ज़्यादा अपने आप को फ्री रखने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप स्पीड पर काम कर पाएंगे। तो ये सब, और अपने एल्बो को भी ठीक तरीके से, आपका जो एल्बो है दोनों हाथों का, उसका भी इस्तेमाल बहुत खूब तरीके से होना चाहिए कि आप जिस टाइम पर, हाँ एक चीज़ और है, गर्दन झुकी, बॉडी टेढ़ी हुई तो आपकी स्पीड ख़त्म हो जाएगी। वो नहीं हो सकती। आप 130 135 तक पहुंच पाएंगे, लेकिन 145 और 148 की डालनी है तो आपका जो बॉडी है वो स्ट्रेट जाना चाहिए, बैंड होना चाहिए, और लास्ट तक आप बॉल को देख पा रहे हैं, तब आप स्पीड पर काम कर पाएंगे कि हाँ, तब आपको एहसास होगा कि मैं किस लेवल पर, किस स्पीड से मैं बॉल को सही जगह पर तेज़ी के साथ फेंक पा रहा हूँ या नहीं। जब तक आपकी नज़र बॉल से हट जाएगी तो ये काम थोड़ा मुश्किल है। बॉल पर नज़र रहनी चाहिए जब तक आप लास्ट तक, आपके यहाँ तक बॉल है, आपके उंगली के लास्ट कोने तक आपके पास बॉल है, तब तक आपकी नज़र होनी चाहिए कि हाँ मैं देख पा रहा हूँ कि बॉल कहाँ पड़ रही है। तो ये काम बॉलिंग कोच और फिटनेस कोच का मिलाकर है। इन दोनों को सिखाना होगा, गुलशन झा और किशोर महातो को, कि कैसे आप अच्छे स्पीड बॉलर बन सकते हैं विद लाइन और लेंथ। बिल्कुल, ये भी बहुत आपने सही लाइन जोड़ दी। लाइन और लेंथ भी वहाँ पर रहेगी और पेस भी, ये मेंटेन करवाना फिटनेस कोच और बॉलिंग कोच दोनों का बहुत बड़ा काम है। और क्या किस तरह से कराए जा सकते हैं वो यार ने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुजन गुरुगेन, इनका सवाल था, वी ऑल हैव सीन द इनकंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ बैटिंग इन दीपेंद्र सिंह एरी व्हेन इट कम्स टू 50 ओवर क्रिकेट। इन्होंने पूछा है कि 50 ओवर क्रिकेट में दीपेंद्र सिंह एरी की इनकंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है बैटिंग में।
लेकिन T20 में वो एक अलग ही मोड पर होते हैं और लगभग लगातार वो रन्स करते भी, उसमें कोई दोराय नहीं है। वो हमने भी कहीं ना कहीं देखा है। तो उनका जो प्रेजेंस है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा एशिया रीजनल फाइनल्स में नेपाल के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए वो क्वालिफाई कर पाए। और आपको क्या लगता है नेपाल के कितने चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने को लेकर? डेफिनेटली दीपेंद्र सिंह ऐरी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बिल्कुल। देखिए, जैसे कि हमने पहले भी आपसे कहा और लगातार वीडियोस में, और आज भी हम ये चीज़ अपने वीडियोस में दोहराते रहते हैं कि बड़े बड़े इवेंट्स को जीतने के लिए आपके टीम में जो ऑलराउंडर्स हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। चाहे आप बड़े इवेंट के एसोसिएट में बड़ा इवेंट यानी वर्ल्ड कप क्वालिफायर, ऐसे एशिया रीजनल फाइनल्स, यानी उसके बाद आपसे वर्ल्ड कप खेलेंगे, इस तरह के बड़े बड़े क्वालिफायर, ग्लोबल क्वालिफायर जो चल रहे थे, क्रिकेट वर्ल्ड कप, लीग 2 जैसे इंपॉर्टेंट स्टेजेस, बड़े बड़े इवेंट्स पे ऑलराउंडर्स का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला जाता है। और इस लिहाज से दीपेंद्र सिंह इस तरह के T20 फॉर्मेट का, इसलिए हम कह रहे हैं सब चीज़, T20 फॉर्मेट में डेफिनेटली दीपेंद्र सिंह बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल और इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे नेपाल के लिए आने वाले एशियन रीजन फाइनल्स में। उनका परफॉर्मेंस अगर टॉप नॉच रहा, डेफिनेटली नेपाल लीड फ्रॉम द फ्रंट करता हुआ नजर आएगा। वहीं पर आपने नेपाल के चांसेस की बात की है, डेफिनेटली अगर हम 100% में अभी बढ़ आज की डेट में, अब धीरे धीरे आगे जब तक सेमीफाइनल आएगा तो बाकी टीमें कैसे प्रिपरेशन कर रही है, उन्होंने क्या स्क्वाड ली है, नेपाल की क्या स्क्वाड है, ये सब चीज़ें देखकर कंडीशंस क्या है, कहीं वेदर का इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा मैचेस में, 1-2-3 मैचेस में कहीं वेदर का इंपैक्ट पड़ गया, मैच छोटा हुआ बड़ा हुआ, वो सब चीज़ें बात की बात है। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें, अगर 1 अगस्त की बात करें तो डेफिनेटली अगर आपको 100% बांटना हो बाकी टीम्स में तो आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा चांसेस जो है वो नेपाल के ही होंगे। एक तो अपने होम में खेल रहे हैं, ऊपर से फॉर्मेट T20 का है, 50 ओवर में नेपाल बहुत स्ट्रगल करता हुआ दिखता है, लेकिन T20 फॉर्मेट में वो बेहतर कर पाते हैं, ऊपर से अपने होम में एडवांटेज, तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज देना होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते तो ना कोच, ना कैप्टन, ना क्रिकेट बोर्ड, ना प्लेयर, ना आप जितना थिंक टैंक, ना क्रिकेट, जो जितने भी लोग वहाँ पर हैं, कोई भी एक समझदारी भरा एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आखिर नेपाल क्यों T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं बनेगा अगर नेपाल क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसलिए चांसेस उनके सबसे ज़्यादा हाई ज़रूर हैं 2 में से 1 पहुँचने के। चलिए, उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें हम, अगला क्वेश्चन है, इन्होंने भी ये पूछा है डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में। डोमेस्टिक क्रिकेट जो आप कह रहे हैं उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, कैसे बनाया जाए, किस लेवल पर डोमेस्टिक क्रिकेट को किया जा सके, और किस डोमेस्टिक क्रिकेट में कहाँ से शुरू किया जाए, स्कूल लेवल से या कहाँ से, और कितना लंबा तक खींचे ताकि आप नेशनल प्लेयर्स बन सकें। और उन्होंने भी पूछा कि इंडिया में किस तरह के लेवल्स के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स यहाँ पर होते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद उन्होंने एक और पूछा है कि आपने जो के लिए लगातार कर रहे हैं, जो भी आप उसकी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, और थैंक्स, डेफिनेटली आपको भी थैंक यू सो मच। और उसके बाद उन्होंने लास्ट में एक चीज़ और पूछी है कि मैं 1-2 और क्वेश्चन पूछना चाहता था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो जब पर्सनली हम मिलेंगे तभी कहीं ना कहीं पूछेंगे। और उन्होंने एक चीज़ और कही लास्ट में कि आप मेरा नाम मत लीजिएगा उस वीडियो में, तो अगर वो सुन रहे हैं तो समझ गए होंगे कि हम किनकी बात कर रहे हैं। चलिए, हमने देखिए अभी तक आपका नाम नहीं लिया है, आपने जो कहा उसके हमने रेस्पेक्ट की। और जहाँ तक बात है आपके क्वेश्चन की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह की जो इस तरह की क्वेश्चन पूछते हैं जो हार्ड, जो सच में बताने लायक भी हो। अब कुछ भी सर पर वाले क्वेश्चन में तो मजा नहीं, तो डेफिनेटली आपका भी, जैसे हमने पहले ही कहा कि प्रतीक्षा पड़ल ने जो पूछा है डोमेस्टिक को लेकर, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या लेवल क्रिकेट होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, कैसे फ्लो करना चाहिए, वो इसलिए डेडिकेटेड वीडियो हम कल आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद बात करें समीर गेरे, जी हाँ, समीर गेरे ने पूछा है, मोंटी देसाई वाज नोन एज बैटिंग कोच, ही कैन हैंडल बैटिंग डिपार्टमेंट वेल, एंड व्हाट वुड बी योर थॉट्स ऑन इंट्रोड्यूसिंग बॉलिंग कोच इन नेपाल क्रिकेट टू इंप्रूव बॉलिंग डिपार्टमेंट? नहीं, ज़रूर देखिए, ये बॉलिंग कोच का कॉन्सेप्ट तो होना ही चाहिए, एब्सोल्युटली होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें जब सोमपाल करन के टाइम में थे नहीं, अगर हम देखें बॉलिंग कोच हमेशा से ही लैक रहे हैं, लेकिन सोमपाल करन ने भी इसी बीच अपना एक करियर बनाया, बहुत बेहतरीन उन्होंने अपने आप को तैयार किया है, जिस तरीके से वो दोनों रहे। उनको भी मिले हैं बॉलिंग कोच, लेकिन ओकेशनली मिले हैं, जी हाँ, ऐसा नहीं है कि मिले नहीं है, लेकिन ओकेशनली मिले हैं, ऐसे नहीं कि परमानेंट बेसिस पर अगर साथ हो तो और बेहतर होता है। लेकिन अब वक्त है कि अब यंग प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा नेपाल टीम में आ गए हैं, बॉलर्स काफ़ी ज़्यादा यंग आ रहे हैं। आप देखिए, गुलशन झा खुद हैं, प्रतीक जीसी हैं, किशोर महतो है, सोमपाल करन का क्रिकेट इतना नहीं है अभी आने वाले वक्त में। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि 2031 का वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी ये दोनों खेलेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए इन प्लेयर्स के लिए, जो ये 3 और भी जो पेस बॉलर आएंगे साथ में, या कोई भी बॉलर आएंगे, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि एक बॉलिंग कोच परमानेंट बेसिस पर। मैं ये कहने जा रहा था कि एक सीरीज के लिए आए
लिया आपने नहीं, फिर इससे चले सीखते नहीं गए, है, इससे उससे यंग सीखते प्लेयर्स को उतना नहीं मिलेगा, यंग प्लेयर्स को 24 घंटे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, हर वक्त चाहिए, ट्रेनिंग में, कैंप में, हर जी। वक्त आपको चाहिए, सीरीज के बीच में आपको चाहिए। बिल्कुल, क्वेश्चन बिल्कुल। तो कभी भी कहीं भी पूछ सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। तो इसलिए नए प्लेयर्सों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि उनको कम वक्त में इतना बेहतर तैयार कर दिया जाए, क्योंकि आप ही को मालूम है 4 साल का वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 होता है जी। और काफ़ी कुछ दांव में लगा होता है, और बीच में अगर सोमपाल करन ही पे ही सब कुछ आ जाता है, और बीच में अगर मान लीजिए कुछ साल खेलने के बाद अगर रिटायर होना पड़े, उसके बाद ये प्लेयर भी तैयार नहीं हुए, तो क्या होगा फिर टीम को शायद बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़े। तो इससे बेहतर है बॉलिंग कोच हो, प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन होगी अगर नए लड़कों को लेकर एक बॉलिंग कोच परमानेंट बेसिस पर लाया जाए। बिल्कुल। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहा प्रशांत खनल का जी, उन्होंने पूछा है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ योर क्रिकेट करियर। क्रिकेट करियर के बारे में आज पूछा है, तो आप जरूर बताइए कि क्रिकेट करियर आपका क्या रहा है। नहीं ज़रूर, देखिए मैं तो खैर अगर अब अपनी बात करूं तो कई जगह खैर खेला हुआ हूं, ऐसा नहीं है, अकेडमीज़ से ऊपर के लेवल पर भी खेला हूं, और स्टेट के जो प्लेयर्स हैं मैं उनके कुछ प्लेयरों के साथ मैं टीमों में खेला हुआ हूं। जी हाँ, ये सच है। और जैसे दिल्ली है, अपना यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, इन जगहों में काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेला है मैंने उन प्लेयर्स के साथ भी जो आप नैनीताल भूल गए, माफ़ कीजिएगा, जी हाँ, मैं नैनीताल में भी खेला हूँ। जो आप ग्राउंड देखते हैं नैनीताल का खूबसूरत सा जो पिक्चर, बहुत ब्यूटीफुल ग्राउंड है, उस पर भी जैसा मैंने कहा मैं स्टेट लेवल के प्लेयर्स के साथ मैं खेला हुआ हूँ, और यही मेरा बायो है और यही मेरा करियर रहा है। और ये 4 जगह खासकर दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, माफ़ कीजिएगा, हरियाणा, राजस्थान और यूपी, ये सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर अपना क्रिकेट खेल रहा हूँ। खेलता भी हूँ, कभी कभी मौका मिलता है तो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जहाँ तक मेरे क्रिकेट करियर की बात है तो डेफिनेटली मैंने भी कहीं ना कहीं स्टेट लेवल्स के प्लेयर्स तक खेला हुआ है, और ये यकीन मान के चलिए कि बहुत अलग अलग तरीके की जगहों पर क्रिकेट खेला है मैंने। ये आजकल क्या होता है कि लोगों को लगता है कि आपके पास बहुत महंगी 25, 30, 40 हज़ार रुपए की किट होनी चाहिए, 50 हज़ार की किट होनी चाहिए, और फिर आप गए, आपने बहुत हाई मैचेस खेले, 8 घंटे तक रिफ्रेशमेंट वगैरह ये मिल रहा है, ओ व्हाट अ टफ डे जैसे हम कहते हैं। लेकिन उस दौर पर, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इस अलग अलग लेवल पर मैंने इतना ज़्यादा क्रिकेट खेला हुआ है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे गेन हुआ है। जितना भी आप सुनते हैं, चाहे वो आपको 50% पसंद है, आप अगर मान के चलिए हम आपने अपने वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको लगता है हाँ 50% नॉलेज आपके इनके पास है, 50% इसे आपको 50% लगता हो, वो पूरा 50% मेरा प्रैक्टिकली गेन किया हुआ एक्सपीरियंस है। तो जितना भी जगह जगह अलग अलग तरीके से मैं खेला हूँ, मैं आप यकीन नहीं करेंगे कि पीयूष चावला के साथ मैंने बैटिंग शेयर की, पीयूष चावला के साथ मैं ग्राउंड शेयर कर चुका हूँ। जी हाँ, उस वक्त मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, मुरादाबाद के जोन की बात, यूपी की बात कर रहा हूँ, मुरादाबाद की उस जोन पर, वहाँ पर एक कॉलोनी में हम लोग काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह थे। तो कुछ एक मोइन भाई करके नाम थे, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे पीयूष चावला, वो लगातार मुरादाबाद क्रिकेट खेलते मुरादाबाद से ही है पीयूष चावला, इसीलिए हमने कहा वहाँ पर उनके साथ जब हम गए तो एक बार 2-3 बार उनके साथ पीयूष चावला के साथ खेलने का मौका मिला। पीयूष चावला खुद वहाँ मुरादाबाद में भी वहाँ पर आए और मैचेस वगैरह खेले, और अलग अलग प्लेयर्स के साथ मैंने, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मैंने अलग अलग कंडीशंस का, अलग अलग तरह के क्रिकेट का लिया हुआ है। चाहे वो शुरुआत में अगर हम कहें कॉस्को बॉल से हो बहुत अर्ली फेस में, उसके बाद लेदर बॉल से हो, लगातार टूर्नामेंट्स हो, बाहर जाकर टूर्नामेंट्स खेलना हो, घर पे टीम्स के साथ खेलना हो, एकेडमीज लेवल पे खेलना हो, तो क्रिकेट का एक्सपीरियंस हमने इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लिया हुआ है। इसलिए हम घंटों बैठकर आपके साथ आराम से बात कर सकते हैं क्रिकेट के किसी भी एक्सपेक्ट पे, इतना एक्सपीरियंस हमने अपने साथ रखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करें अब संदेश गेमिंग की, इनका क्वेश्चन था, सर इंडिया वर्सेज नेपाल इन एशिया कप, विच टीम यू गाइज आर सपोर्टिंग। डेफिनेटली सबसे पहले हम इंडिया को ही करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि हम उसी कंट्री से आते हैं, तो डेफिनेटली इंडिया को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं होता, वो तो सब हार्ट सबसे पहले इंडिया के लिए जाएगा। लेकिन अब ये दिक्कत हो जाती है, मान के चलिए एक सामने एशिया टीम्स को हम यहाँ पर लगातार सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दी, अच्छा खेला, तो ये नहीं कि हाँ जीत गए तो टीम जीत गई तो बस अंधाधुन उनको डिमीन करते रहो, गाली दो, ये हमारे अंदर डीएनए में नहीं है। जी हाँ, ये आप सोचेंगे कि ये थोड़ा सा अजीब हो गया, आप एंटी इंडियन हो गए, या ये हो गए या वो हो गया, बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने देश के क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट में आप देख रहे हैं कुछ सही हो रहा है, तारीफ कर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, तो आप सही वक्त पर बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंटी इंडियन हो गए या फिर आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये इसका मतलब ये है कि आप सच भी रखना जानते हैं। बिल्कुल सही, जी हाँ। ये नहीं कि अंधाधुन कुछ भी आंख बंद हो गया है आपका, आपको दिख ही नहीं रहा कि आपकी कंट्री में क्या गलत हो रहा है क्रिकेट के लिहाज से। ये चीज हमारे सामने लगातार रहती है। अगर नेपाल ने अच्छा क्रिकेट खेला तो उनकी उतनी तारीफ होगी जितनी तारीफ हमें करनी चाहिए कि एशियन टीम की, और अगर इंडिया जीतती है तो हमें खुशी होगी, लेकिन अगर नेपाल जीतता है तो उससे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि
एक एसोसिएट टीम ने जीता है उसमें, और जीतना इतना आसान भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अगर नेपाल ने इंडिया को हराया है तो इसका मतलब उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है, और अगर आप फिर भी यहाँ पर इंडिया की तारीफ करते रहेंगे और एसोसिएट की नहीं करेंगे तो क्या ये गलत नहीं हुआ? आप खुद सोचिए, क्या ये बायसनेस नहीं होगी इस सीट पर बैठकर? यही डेलीगेट कभी नहीं करना चाहता, चाहे आप कुछ भी सोचे। हम बायस्ड कभी नहीं रह सकते। हाँ, जाहिर सी बात है, सामने इंडिया का झंडा है, इंडिया के लड़के हैं, वो तो सबसे पहले हार्ट है भाई, वो सीधा सीधा पहले इंडिया के लिए जाएगा। उसके बाद नेपाली कैरियोके, इनका सवाल है, आई स्टिल वंडर हाउ कैन नेदरलैंड्स प्ले सुपर लीग विद फुल मेंबर्स इवन व्हेन दे आर ओनली एसोसिएट टीम एंड व्हाई कैन नॉट अदर प्ले सुपर लीग? बहुत सिंपल सा है, शायद आप भूल गए होंगे या फिर शायद आपके जहन में ये नहीं रहा अभी तक। सुपर लीग 2017 के आसपास देखें तो वर्ल्ड क्रिकेट लीग जो है टूर्नामेंट चल रहा था, आईसीसी ने रूल बनाया था कि उसमें जो चैंपियन बनेगा उसे ओडीआई सुपर लीग खेलने का मौका मिलेगा फुल मेंबर्स के साथ, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। नीदरलैंड्स ने उस वर्ल्ड क्रिकेट लीग में टॉप किया और उन्हें ओडीआई सुपर लीग खेलने का मौका मिला। बाकी सारी एशियन क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 खेलती रही। उनको लगा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के चैंपियन बनने के बाद हमें भी ऐसे नीदरलैंड्स के जगह पे अगली बार मौका मिलेगा, लेकिन इसी बीच आईसीसी ने वो पूरा का पूरा ओडीआई सुपर लीग ही उड़ा दिया, तो इसीलिए नीदरलैंड ही खेल पाया। उसके बाद वो जो रूल था उस रूल को ही हटा दिया गया, तो बाकी टीमें कैसे खेल सकती थी? ये इसका आंसर है। उसके बाद प्रियस बिष्टा की बात करें, किशोर, कमल, गुलशन और प्रतीश जीसी, ये अपने वेरिएशन और पेस पर कैसे काम कर सकते हैं? इसका आंसर हमने अभी दिया। प्रतीक्षा पौड़ल जो उनका क्वेश्चन था उसी में हमने आंसर दिया। उसके बाद एंड लेंथ को रीड करने में प्लेयर्स को जो है फुल्ली कैपेबल नहीं है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? एंड इसको जो हम बात कर रहे थे हम और आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि बहुत अंडरएस्टिमेट किया जाता है उस चीज़ को, और शायद आप भी जो इन्हें क्वेश्चन पूछा है और बाकी लोग भी ये सोचेंगे वो एक घिसा पिटा जवाब आप दे रहे हैं डोमेस्टिक से रिलेटेड, एंड आप समझाइए। नहीं, ज़रूर देखिए, ये आपको रीड, जैसा आपने कहा कि बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं लाइन और लेंथ को रीड करने में, तो उन्हें डिफिकल्टी जब पैदा होगी उनके सामने तभी वो अच्छे होंगे। जी हाँ, अगर उन्हें डिफिकल्टी कहाँ महसूस होती है? सीधा जाकर बड़े बड़े मैचेस में, अवे में या बड़े बड़े मैचेस में, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, या जब अवे में चले जाते हैं तब बहुत सारा दिक्कतें आती हैं रीड करने में, वो पिचेस के उन आदी नहीं होते हैं। तो एग्जैक्टली इस चीज़ की तैयारी करने के लिए आपको खुद एक अपने डोमेस्टिकली इतना माहौल हार्ड करना है, यानी कि क्या करना है, अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने होंगे उस तरीके से, इतना हार्ड डोमेस्टिक होना चाहिए आपका कि बॉलर्स वहाँ पर एक से बढ़कर एक निकल रहे हैं और वहाँ पर भी बल्लेबाजों को दिक्कत हो रही है रन बनाने में। और ये बनाया कैसा जा सकता है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड हमने से कल कहा, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा इसी तरह से, उसमें कंप्लीट बात करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये डोमेस्टिक के साथ साथ फिर आप इसमें आप देखेंगे रेगुलरिटी कि आप कोचेस किस तरीके से उन्हें सिखाना चाह रहे हैं, कमजोरी पर कितना काम हो रहा है। जैसा कि अब मान लीजिए आपको सुनने में आया है 5 घंटा नेट सेशन है, लेकिन 5 घंटा नेट सेशन है तो आखिर उन बल्लेबाज जिस पर वो कमज़ोर है उस पर काम हो रहा है या नहीं, उस पर काम हो रहा है यानी उस पर फोकस है, यानी जब तक वो ठीक नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वो ठीक नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपकी कमजोरी क्या है? अब कुशल भुरतल की अभी कमजोरी निकल कर आई कि वो अंदर आने वाली बॉल पर बोल्ड हो जा रहे हैं, कुछ अता पता ही नहीं रह रहा। इस पर काम करेंगे कुशल भुरतल, और किसी चीज़ पर काम नहीं करेंगे। देखिए उनसे किस तरीके से रोहित पौड़ाल ने मजाक बनवा कर रख दिया, बॉलिंग करवा दिया 10 ओवर। क्या ये ठीक लगता है? एक तरफ आप स्ट्रगल कर रहे हैं इतनी बुरी तरीके से, जब सामने टीमें आएंगी एक से बढ़कर एक, और एक तरफ आप एक चीज़ को मजाक बनाकर रख रहे हैं कि आप 6 विकेट निकाल रहे हैं। जी आप मजे के लिए अच्छा है, छोटी टीम थी भाई, खामियों में काम नहीं कर रहे। ये बहुत लोग कहते हैं कि थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, थोड़ा एंजॉय भी करना ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं, यंग एज में अगर आप एंजॉय करेंगे तो आपका करियर बर्बाद होकर रह जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। इंजॉयमेंट तब होती है जब आप कुछ पा चुके होते हैं, कुछ अचीव कर लें। पहले आपने कुछ भी अचीव नहीं किया है और आप अभी एंजॉय कर रहे हैं, कमजोरी आपके सामने हजारों हैं और आप एंजॉय करे जा रहे हैं। ये चीज़ मेरे पल्ले तो नहीं पड़ती। क्या आपको लगता है 900-1000 ओडीआई रन मारना एनफ होता है क्रिकेट करियर में? बताइए, यंग जनरेशन में कभी भी ये नहीं होता कि एंजॉय करना ही बहुत ज़रूरी है। 10-15 मिनट ओके, उसकी आदत बना लेना दैट्स नॉट ओके। ये आदत नहीं है, ये एक खराबी है जो आप में आती चली जाए। और स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली आप जब आप उसमें करियर बना रहे हैं, यंगस्टर्स में जब आप यंग होते हैं काफ़ी, तब ये नहीं होता। जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं आप आखिरी सांस तक, तब तक करते रहना है, जब तक आपकी आखिरी सांस ना भूल जाए कि बस मैं इसके बाद मर ही जाऊंगा और जान नहीं बचेगी मेरे अंदर। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं आंसर। और जहाँ तक बात है कि डोमेस्टिक लेवल को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया सकता है, कल वीडियो देखना बिल्कुल। संगम घिमिरे का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू गाइस थिंक शुड संदीप लामिछाने बी कैप्टन ऑफ नेपाल रेदर देन रोहित पौड़ाल? जरूरत नहीं है अननेसेसरी चेंज करने की, क्योंकि दिक्कतें कुछ और है।
जी हाँ। दिक्कतें टीम के साथ कुछ और है, वो हम सब बात ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, बैटिंग में हो बॉलिंग में हो, दिक्कतें कुछ और है, उन पर काम हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कैप्टन चेंज कर दें सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद बात करें अगर रम मंजेश इनका क्वेश्चन है, whom do you support in the match नेपाल वर्सेस इंडिया इन एशिया कप। अभी हमने आंसर्स दिया, जो संदेश गेमिंग का आंसर था, इन्हीं का आंसर में हमने दे दिया, तो वो आप उसी आंसर्स को अपने साथ फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, यहाँ पर ई फुटबॉल प्ले, इनका क्वेश्चन है एंड फ्रेंचाइज लीग जो है वो एशियट प्लेयर्स को क्या बूस्टअप करती है परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस के लिहाज से? बिल्कुल करती है, इसमें बता नहीं है। T20 क्रिकेट का फॉर्मेट होता है, डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप अलग अलग प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, फॉर्मर प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, उनके साथ आपको एक्सपीरियंस साझा करने का मौका मिलता है। डेफिनेटली इससे आपको ये तो बूस्टअप तो होता है, जहाँ तक आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, स्किल्स की बात कर रहे हैं, अवे में जाकर खेलने का मौका मिलता है, वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद इसी में ऐड ऑन है, फ्रेंचाइजी लीग जो है वो ज़्यादातर रिटायर्ड फुल मेंबर्स के प्रति इतने इंटरेस्टेड क्यों है बजाय एस्टेट प्लेयर्स के? एज शॉर्ट एंड सिंपल। देखिए, रिटायर्ड प्लेयर्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो जो फुल मेंबर्स जो लीग्स हैं वो चाहते हैं कि थोड़ा उन देशों से थोड़ा हमारे पास भी व्यूवर्स आ जाएं। अब रिटायर्ड प्लेयर में अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, G20 कनाडा चल रहा है मान के चलिए, तो वहाँ पर रिटायर्ड प्लेयर बहुत हैं, शोएब मलिक, हफीज़ अफरीदी है, हरभजन सिंह, क्रिस गेल है, तो लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि इनके फैंस भी मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा है। अभी आप कह दीजिए लाला अगर खड़े हो जाएं, यानी कि शाहिद अफरीदी अगर खड़े हो जाएं, तो कितनी ज़्यादा एक क्राउड आराम से आ सकती है, ऐसा नहीं है। वो क्राउड पुलर तो है ही, शोएब मलिक है वहाँ पर, क्रिस गेल है जो काफ़ी क्राउड पुलर है। तो लीग्स यही चाहते हैं कि खाली हम क्रिकेट को, ये लड़के क्रिकेट खेलना भी ना जानते हो, कुछ अपनी तरफ से लेके भी आए कुछ। और आप देखिए नेपाल में है, जैसे कि दीपेंद्र सिंह यारी को आखिरकार काफी टाइम दीपेंद्र और संदीप को ले लिया गया, तो वहां से उनको क्राउड मिल गया, तो आप तो नेपाल के लिए हो गया, क्योंकि नेपाल के लिए आसान है वहां से व्यूअर्स खींचना, क्योंकि संदीप और दलित को ले लिया और पता है कि यहाँ माफ कीजिएगा दीपेंद्र को ले लिया, तो वहां पर फैंस है वो भर भर के मैचेस देख रहे हैं। लेकिन बाकी एशियन प्लेयर्स के लिए वो ये प्रेफर नहीं कर सकते। अब मान के चलिए ऑप्शन के पास है शाहिद अफरीदी और जॉर्ज मन से, बिल्कुल आप दोनों को हमने एक स्टेडियम में खड़ा कर दिया, कौन से स्टेडियम में ज्यादा भीड़ हो, बिल्कुल बस यही उनका मेथड रहता है, फिर भी उनका डिमांड है। तो ये बहुत बड़ा रीजन रहता है कि वो नोटेबल बड़े नेम्स लेना चाहते हैं कि फेम, व्यूअरशिप, ये सब कुछ वो लेकर है। लीग्स इसी के लिए, आपको क्या लगता है, क्रिकेट का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उस बहाने क्रिकेट का डेवलपमेंट कुछ प्लेयर्स का हो जाता है, वो अच्छी बात है। एशियन प्लेयर्स को जब वो लिया जाता है, ये रीजन रहता है कि वो रिटायर ही सही, लेकिन उनके पास फैंस है, वो वहाँ पर खींचने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विज्ञान खड़का, We are proud that associate nations are rising and we are seeing some glimpse of those incidents, but the scenario in present in associate is not that much of contrast 10 to 15 years back associate cricket। इनका कहना है कि associate cricket राइज जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि वही 10-15 साल पीछे ही कहीं ना कहीं रुका हुआ है। अगर हम देखिए मॉडर्न गेम्स में एक्सपोजर और फेस ऑफ मिलने के बावजूद भी फुल मेंबर्स के साथ फिर भी एशियट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स में लैग करता हुआ नजर आता है। आपको क्या लगता है कि स्ट्रॉन्ग फुल मेंबर और मीडिया और एसोसिएट फुल मेंबर्स के बीच में क्या अगले 15 से 20 साल में आप कुछ गैप कम होता हुआ देखेंगे, और क्या बेसिक होमवर्क करने की जरूरत है कि और ज्यादा इफेक्टिव होता जाए? एंड इसके लिए हमने स्पेसिफिक वीडियो की बात की थी शायद। बिल्कुल जी हाँ। तो इस आंसर्स के लिए, क्योंकि बहुत डीप क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें विज्ञान खड़का का, तो इसके लिए डेफिनेटली हम यहाँ पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे लॉजिकल आंसर, बहुत लॉजिकल आंसर, ऐसे कुछ नहीं कि हमने एक मिनट आपको बता दें तो आपको लगेगा क्या समझाया आपने, इसलिए अलग से वीडियो बनाकर आपके सामने हम कल प्रेजेंट जरूर करेंगे। उसके बाद विजय बोरा की बात करें, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव व्हाट इज द विनिंग परसेंटेज ऑफ नेपाल टू क्वालिफाई इन अपकमिंग 2024 T20 वर्ल्ड कप? डेफिनेटली हमने अभी कुछ देर पहले ही कहा, अगर 100% में आपको बांटना हो टीमों में तो आप 45% नेपाल को दे सकते हैं अभी की डेट पर। आगे कैसी चीजें बढ़ रही हैं, स्क्वाड्स वगैरह, बाकी टीमें कैसे प्रोसेस करें, उस लिहाज से आप होस्ट है, आप T20 में 50 ओवर से बेहतर है, तो डेफिनेटली इस लिहाज से आपको 45% देना ही होगा, तो इतने चांसेस हैं। जरूर 45% मतलब ये नहीं कि 55% किसी और को, बिल्कुल नहीं, ये 55% बाकी 7 टीमों में बटेगा, ये याद रखिएगा, इस गलतफहमी ये कहीं आप गलत ना ले रहे हो। खैर उसके बाद बात करें अगर संगम घिमिरे का ही है, मैंने शायद इनका क्वेश्चन अभी लिया था, लेकिन उन्होंने पूछा है नेपाल फुल मेंबर्स आईसीसी का कब बन सकता है? बहुत वक्त लगेगा अभी इस चीज़ को बहुत वक्त लगेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। तो अगर हम देखें तो पार्ट 1 की जहाँ तक बात है तो पार्ट 1 यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो पार्ट 2 में आपके सामने हम लेकर प्रेजेंट करेंगे बहुत ही जल्द। बने रहिए, आज ही वो भी अपलोड करेंगे, लेकिन साथ साथ इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस बचे हैं वो सब पार्ट 2 में आने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए और आंसर्स को जरूर सुनिए, अपनी राय हमारे आंसर्स पर जरूर रखिएगा। पार्ट 2 के लिए इंतजार करिए। बाय।